So hello students, as in my last lecture we was doing crystal field theory, sorry we was doing valence bond theory. ओके तो उसमें हमने क्या पढ़ा, उसके कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े. जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये थ्योरी बेस्ट है टू एक्सप्लेन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन. ओके, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है that is best in explaining shape and hybridization. Okay, but there are some drawbacks which valence bond theory have. Okay, जो हमने पढ़ी थी last time. Clear? Now we are going to discuss crystal field theory. Okay, first of all its postulates. जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट इसका है, इट कंसिडर मेटल लीगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक. इसने मेटल लीगेंड बॉन्ड को आयनिक माना है. ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या माना गया था, कोवलेंट. इसने बोला कि मेटल लीगेंड बॉन्ड को आपने आयनिक कंसिडर करना है. ठीक है, पहला पॉइंट ये. दूसरा पॉइंट, इट ट्रीट्स ईच लीगेंड एज अ नेगेटिव, एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज. मतलब जैसे साइनाइड लीगेंड है, इसका कुछ साइज़ होगा. क्लियर, ये साइज़ में मान लो इतना होगा, बट इसको इतना नहीं मानना आपने. यू हैव टू कंसिडर लीगेंड एज अ पॉइंट चार्ज, कि एक छोटा सा पॉइंट है और उसी पॉइंट के ऊपर ये पूरा नेगेटिव चार्ज जो भी उसके ऊपर है वो कंसनट्रेटेड है. लीगेंड चाहे न्यूट्रल हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो लीगेंड, चाहे हो नेगेटिव चाहे हो पॉजिटिव, यू हैव टू कंसिडर दैट लीगेंड एज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, कि बिल्कुल छोटा सा पॉइंट मान के उसको पॉइंट की तरह ट्रीट करना है. ठीक है, एक बड़ा सा फेयर नहीं मानना, उसको एक छोटा सा पॉइंट मान के ट्रीट करना है. क्लियर. The arrangement of the ligand around central metal ion is such that the repulsion between these negative points are minimum. ये तो हमने जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहले भी पढ़ा है. क्लियर, +1 में भी, +1 की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहा हूँ, कि जैसे मान लो आपके पास मेटल के अराउंड जब 4 लिगेंड आएंगे, ओके, दे विल अरेंज देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रल फैशन. वाई दे अरेंज देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रल फैशन, क्योंकि टेट्राहेड्रल एक ऐसी शेप है इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मेटल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होता है. ठीक है, टेट्राहेड्रली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये चारों लिगेंड जो हैं वो खुद आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से. उससे क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होने पे ये आपस में मिनिमम रिपल्शन शो करते हैं. और अगर कोई सिस्टम मिनिमम रिपल्शन शो करेगा, क्लियर, जितनी मिनिमम रिपल्शन, ठीक है, उतनी ही उसकी मिनिमम एनर्जी, उस सिस्टम की एनर्जी उतनी ही मिनिमम होगी और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी. क्लियर, मोर स्टेबिलिटी. ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए स्टेबल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, कि वो जितने मिनिमम एनर्जी पे जाना चाहती है उतनी मिनिमम एनर्जी पे चली जाए. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, ये अब ये दो पॉस्टुलेट्स तो हो गए. थर्ड पॉस्टुलेट, इन फ्री मेटल आयन और एटम all d orbitals of the metal have equal energy, that is degenerate. हमें पता है कि आपके पास जो d ऑर्बिटल होता है, अभी मान लो अगर वेट, हमारे पास जो d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, d ऑर्बिटल में, d सबशेल में, नॉट ऑर्बिटल, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं. क्लियर, कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड dz स्क्र. ये 5 ऑर्बिटल होते हैं d सबशेल में. क्लियर, दीज 5 ऑर्बिटल्स आर देयर. क्लियर, और ये पांचों डी जनरेट होते हैं. इक्वल डी जनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी वाले. जो डी सबशेल होता है उसमें जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो पांचों डी जनरेट होते हैं. ओके, इट मीन्स अगर हम बात करें इन फ्री मेटल एटम और आयन, ऑल द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल हैव इक्वल एनर्जी, दैट इज डी जनरेट. ओके, क्लियर. और अगर आप किसी मेटल आयन को, क्लियर, एक नेगेटिव फील्ड में रख दोगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, क्लियर, नेगेटिव स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू है वही यहाँ पे फील्ड की वैल्यू है, वही यहाँ पे है. क्लियर. और अगर आप मेटल के जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि होते ही हैं, ओके, जब फ्री मेटल की हम बात कर रहे हैं, उसको अगर हम
नेगेटिव सिमेट्रिकल स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में रख दें नेगेटिव वाले में, तो भी उसकी डीजनरेसी मेंटेन रहेगी। ओके, दिस डीजनरेसी इज मेंटेन्ड इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म अ स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। ये डीजनरेसी तब भी रहेगी अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में हम किसी मेटल को रख दें, किसी स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में। ओके, बट अगर मान लो हम केस डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ठीक है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ऐसे होते हैं ना, लाइक दिस, दिखने में ऐसे होते हैं, उनके अराउंड 6 लिगेंड होते हैं, तो उस टाइम शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रली अरेंज हुए पड़े होंगे 6 लिगेंड इस मेटल के अराउंड जो सेंटर में है। हो सकता है ये मेटल एटम है, हो सकता है ये मेटल आयन है। क्लियर? तो इस टाइम क्या है, जो मेटल के अराउंड लीगेंड जो होंगे, ये 6 लीगेंड जो हैं, जो नेगेटिव लीगेंड है, क्लियर, ये जो नेगेटिव लीगेंड हैं, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड नहीं एग्जर्ट करेंगे मेटल के ऊपर। इस डायरेक्शन में जिसमें लीगेंड है उस डायरेक्शन से नेगेटिव फील्ड ज़्यादा आएगा, और जहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे ये रीजन जो है, यहाँ से फील्ड वैल्यू कम है। तो इट मीन्स जो मेटल के यहाँ पे अब मेटल जो है वो एक सिमेट्रिक, इस केस में ऑक्टाहेड्रल वाले केस में या टेट्राहेड्रल वाले केस में जिसमें 4 लिगेंड होते हैं, या स्क्वायर प्लेनर वाले केस में, किसी भी केस में, क्लियर क्लियर, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास मेटल जो है वो एक यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं होता, यूनिफॉर्म सिमेट्रिक फील्ड में नहीं होता। क्लियर? और एट दैट टाइम क्या होगा, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर, जैसे मान लो आपके पास ये होते हैं ना मेटल के डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स की शेप मैंने ये बनाई है, ठीक है, ये दिखाया हुआ है, ये +1 में आप लोगों ने पढ़ा है। क्लियर? तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं डी सब शेल में, जैसे डी एक्स वाई में जो लोब्स होती हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स वाई की शेप कैसी होती है, जो इसकी लोब्स होती हैं, डबल डम्बल होता है डी एक्स वाई, जो इसकी लोब्स हैं दे आर इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो इन तीनों के केसेस में जो लोब्स हैं दे आर इन बिटवीन दी एक्सिस, जो जो एक्सिस असाइन हुआ पड़ा है, ठीक, और इन दोनों के केस में दी लोब्स आर अलॉन्ग दी एक्सिस। मतलब जैसे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के केस में क्या होता है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के केस में आपके पास अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की शेप कैसी होती है, लाइक दिस। इसके केस में जो लोब्स हैं दे आर अलॉन्ग दी एक्सिस, ओके, जो लोब्स होती हैं ऑर्बिटल की लोब्स जो होती हैं दे आर अलॉन्ग दी एक्सिस। क्लियर? इन दोनों के लिए जो ऑर्बिटल लोब्स हैं दे आर अलॉन्ग दी एक्सिस, और इन तीनों के लिए दी ऑर्बिटल लोब्स आर इन बिटवीन दी एक्सिस। क्लियर? और अब बात करते हैं कि अब अब तक हमने ये पढ़ा कि अगर मेटल को आप किसी स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, तो भी क्या होगा, उसकी डीजनरेसी डी ऑर्बिटल्स की ब्रेक नहीं होगी, और अगर फ्री है फिर तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डीजनरेट होते ही हैं। क्लियर? बट अब बात आती है कि अगर हम हाउएवर इफ़ द नेगेटिव फील्ड ड्यू टू द लीगेंड इज़ नॉट सिमेट्रिकल, लीगेंड्स की वजह से जो नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मेटल के अराउंड वो सिमेट्रिकल ना हो, एट दैट टाइम डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल, जो डी ऑर्बिटल मेटल के विच आर नियर टू दी लीगेंड्स, जो लीगेंड के नियर होंगे, गॉट रिपेल्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट एंड हैंस देयर एनर्जी गॉट इंक्रीज्ड। क्लियर? वो ज़्यादा एक्सटेंड पे रिपेल होते हैं तो इसलिए उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर? और जो दूसरे होते हैं जो दूर होते हैं लीगेंड से, उनको रिपल्शन कम मिलेगी, तो उनकी जो है एनर्जी कम इंक्रीज होगी। जिनकी जितनी रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन टू ऑर्बिटल बाय ligand more means ऑर्बिटल एनर्जी इंक्रीजेज, तो ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर जितनी ज़्यादा रिपल्शन उतनी ही ज़्यादा ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? दीज आर दी 5 d orbitals, okay, these are the 5 type of d orbitals d sub shell have, okay, clear? Out of these 3 are in between the axis and out of these 2 are along the axis. अब हम कंसिडर करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला केस, ओके, और आपने इसमें ये मान के चलना है जो लीगेंड्स हैं वो अलॉन्ग दी एक्सिस अप्रोच करेंगे। वी नो दैट देयर आर 3 एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास,
जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लो वाई एक्सिस हो गया, और ये जो आप यहाँ से ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से एक एक्सिस जो है ये आपकी तरफ एक मान लो लाइन आ रही है आपकी आंखों की तरफ, ठीक है, और एक पीछे को जा रही है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में ये लाइन जो है ये आपकी तरफ है, स्क्रीन से निकलती हुई आपकी तरफ है, ठीक है, और ये आपकी मोबाइल की बैक स्क्रीन पे है, इसको हमने जेड एक्सिस मान लिया। ओके, क्लियर। तो ये 3 एक्सिस होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें पता है, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड 6 लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड्स आर देयर, 6 लिगेंड्स आर देयर, ठीक है। तो 6 लिगेंड मान लेते हैं वो अलोंग दी एक्सिस हैं, लाइक दिस, वो अलोंग दी एक्सिस जो हैं मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, और जो मेटल आयन है, मेटल आयन इज़ प्रेजेंट एट सेंटर, जो मेटल है वो सेंटर पे पड़ा हुआ है, क्लियर है। सो this is this scenario in case of octahedral compound. These are the ligands, these are the ligands which are approaching the metal ion present at origin. Okay, तो मेटल के जो मेटल में जो 5 सब शेल, मेटल के डी सब शेल में जो 5 ऑर्बिटल हैं दे आर लाइक दिस, क्लियर। उनमें से जैसे हमें पता है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र कैसे है, ऐसे, क्लियर, अलोंग दी एक्सिस। तो लीगेंड जो हैं वो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को ज़्यादा रिपेल करेंगे, और सिमिलरली जो डी जेड स्क्र है वो भी अलोंग दी एक्सिस है, लाइक दिस, क्लियर। तो ये जो दो लीगेंड हैं वो भी ये डी जेड स्क्र को ज़्यादा रिपेल करेंगे, बट जो इन बिटवीन दी एक्सिस आ रहे हैं लाइक दिस, ये वाले, ये लीगेंड से दूर पड़ रहे हैं ना डिस्टेंस में। ओके, ये 3D ज्योमेट्री है वैसे, क्लियर। तो यहाँ हो सकता है तो इसलिए आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो हैं, ये जो इन बिटवीन वाले होंगे ये लीगेंड से दूर पड़ेंगे, जो अलॉन्ग दी एक्सिस वाले हैं उनके बीच में डिस्टेंस, और जो इन बिटवीन दी एक्सिस वाले लोब्स हैं उनका और लीगेंड के बीच में डिस्टेंस ये ज़्यादा है, ग्रेटर देन दिस। ओके, तो होगा क्या, अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगी, इसलिए होता क्या है कि आपके पास जो डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी है, मेटल में जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी जो डीजेनरेसी है वो ब्रेक हो जाती है, क्लियर। कैसे ब्रेक हो जाती है, जो अलोंग दी एक्सिस होते हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र जो होते हैं उनकी एनर्जी रेज कर जाती है ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन, और जो इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं ये 3 डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो हैं देयर एनर्जी गॉट डिक्रीज्ड। ओके, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्लियर। और इन दोनों को, ये जो ऊपर डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, ये दोनों आपस में डीजेनरेट ही रहते हैं, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी इक्वल अमाउंट में बढ़ती है, क्लियर। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से, इन दोनों का जो सेट है इनको, इसको ईजी बोला गया, और इन तीनों का जो एक सेट बनेगा ये भी तीनों इक्वल होंगे एनर्जी में, इनको T2G बोला गया, क्लियर। और इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस होगा एनर्जी डिफरेंस, क्लियर, इसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, और इसको बोला गया जाता है क्रिस्टल सी फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड एज दी CFSE, फुल फॉर्म इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोल लो या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोल लो, क्लियर, ठीक है। अब ये सिनेरियो समझो, इसमें क्या है, हमें पहले ये माना कि मेटल जो है वो फ्री है, मेटल एटम या आयन जो है वो फ्री है, उस टाइम उसके पांचों डी ऑर्बिटल डीजनरेट हैं। आफ्टर दैट अब आपने उसको एक ऐसे फील्ड में, हाइपोथेटिकल फील्ड है जिसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी 6 लीगेंड मिलके नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, बट हाँ वो बात अलग है कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो उस टाइम क्या होगा, इन पांचों की ऑर्बिटल और पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ जाएगी, लाइक दिस, क्लियर, क्योंकि उनको स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में रखा, और उसका जो उस फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है जितना 6 लीगेंड फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उतने में, ठीक है। बट एक्चुअल में जब लीगेंड्स स्फेरिकली सिमेट्रिक तो है नहीं, जो लीगेंड्स हैं वो अप्रोच कैसे कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रली अप्रोच कर रहे हैं अलोंग दी एक्सिस, क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पांचों ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अगर सिमेट्रिक फील्ड में रखते तो इतनी इंक्रीज होनी थी और वो आपस में डीजनरेट होते, तो होता क्या है, जिनको ग्रेटर रिपल्शन मिली उनकी एनर्जी बढ़ गई एज़ कंपेरिजन टू दिस केस, क्लियर, और जिनको रिपल्शन मिनिमम मिली हम बोलते हैं उनकी एनर्जी कम होगी,
क्योंकि उनको स्फेरिकल के केस में जितना उनके ऊपर फील्ड लगना था उससे कम लगेगा फील्ड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल केस, क्योंकि उनका फील्ड बचा हुआ भी इन दोनों को लग जा रहा है, तो इसलिए इन तीनों की एनर्जी डिक्रीज कर गई एज कम्पेरिजन टू दीज टू। ओके, और इसकी जितनी एनर्जी होनी थी उसको हम बोलते हैं, उतनी उस एनर्जी लेवल को बोला जाता है बेरी सेंटर। ठीक है, बेरी सेंटर बोलते हैं। उससे अबव वाली एनर्जी जो हो, इसकी एनर्जी ज़ीरो मानते हैं, इस लेवल की हाइपोथेटिकली हम ज़ीरो मान लेते हैं। उससे अबव वाले की बोल देते हैं कि 0.6 डेल्टा नॉट है, और ये जो बिलो वाला है, ठीक है, इन तीनों की जो बिलो जा रहे हैं इनकी एनर्जी कितनी है, -0.4 डेल्टा नॉट, और जो ऊपर जा रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है, 0.6 डेल्टा नॉट, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है इस गैप की अगर बोल देखें, दैट इज इक्वल टू डेल्टा नॉट विच इज़ कॉल्ड एज द क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। और ये जो डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी ब्रेक हुई, ये जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई, ये क्यों हुई, दिस इज ड्यू टू दी लीगेंट फील्ड। ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये क्यों हुई है, लीगेंट की फील्ड की वजह से। और फील्ड कैसा लगा है इस बार, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वजह से लीगेंट्स की जो मेटल एटम है उसके जो डी ऑर्बिटल थे उसकी डीजनरेसी ब्रेक हो गई और दो लेवल बन गए, ईजी और T2G। T2G में कौन कौन आता है, DXY, DYZ, DZX, और ईजी में कौन कौन आता है, DX² - Y² एंड DZ²। क्लियर। और जो आपके पास बेरी सेंटर होता है उससे जो ईजी वाला लेवल है उसकी एनर्जी जो है 0.6 डेल्टा नॉट अबव होती है, क्योंकि हम इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो ज़ीरो मानते हैं। और जो T2G होता है इसकी जो एनर्जी है वो 0.4 डेल्टा नॉट नीचे होती है, नेगेटिव में होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। और ये टोटल इनके बीच में जो गैप होता है दैट इज़ डेल्टा नॉट, कॉल्ड एज दी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, क्लियर। यहाँ पे वही बताया हुआ, एज लीगेंड अप्रोचेज दी ऑर्बिटल्स DX² - Y² एंड DZ² collectively called as the EG of the metal ion or atom has increase in energy, while DXYZ, XY, DYZ, DZX which are in between the axes their energy decrease। ठीक है, क्लियर। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कौन सा टू सेट, EG, कौन से सेट की बात कर रहे हैं, EG और T2G। क्लियर, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टू सेट्स EG एंड T2G, the difference of the energy the two sets of d orbitals is called as the crystal field splitting energy or called as the crystal field stabilization energy, represented by delta naught। okay, EG orbitals are plus 0.6 delta naught above the Berry center and T2G orbitals are minus 0.4 delta naught below the Berry center। okay, and the magnitude of delta naught depend upon the type of metal ion and the type of ligand। this is very very important। ये जो EG सेट प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर, और ये जो T2G सेट प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो है डेल्टा नॉट। क्लियर, ये डेल्टा नॉट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एक तो मेटल आयन कैसा है, क्लियर, मेटल आयन कौन सा है, Fe+3 आयन है, कोबाल्ट +2 आयन है, प्लेटिनम +4 आयन है, प्लेटिनम +2 आयन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी वैल्यू। क्लियर, बट अगर मेटल आयन मान लो हम Fe+3 आयन की ही बात कर रहे हैं, तो इसके केस में जो आपके पास EG और T2G है इसके बीच में ये जो एनर्जी गैप है, मान लो मेटल आयन हमने फिक्स कर लिया कि Fe+3 आयन के केस में हम देखेंगे कि गैप ये कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा लीगेंड्स पे, जो लीगेंड है वो कैसा है। अगर लीगेंड जो है वो ऐसा हो जो ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना ही DX² - Y² और DZ² वालों को रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा, उतना ही ये जो गैप है EG और T2G वाला, ये जो गैप है, जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड उतना ही ग्रेटर डेल्टा नॉट, और जितना डेल्टा नॉट ग्रेटर होता जाएगा उतना ही ये गैप बढ़ता जाएगा, और इस गैप की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ओके, क्लियर, वो भी आगे मैं करवाऊंगा एग्जांपल्स में। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल आयन एंड द टाइप ऑफ लिगेंड यूज्ड। ओके, फॉर द सेम मेटल आयन द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट, द डेल्टा नॉट वैल्यूज ड्यू टू द लिगेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या है कि जैसे अगर F- और S2- की बात करें
तो एफ नेगेटिव के केस में डेल्टा नॉट वैल्यू जो है, मान लो Fe+3 के लिए हमने स्टडी किया कि Fe+3 के अराउंड जब 6 फ्लोराइड आयन लिगेंड होते हैं और Fe+3 के अराउंड जब 6 सल्फाइड आयन लिगेंड होते हैं, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू फ्लोराइड आयन के लिए ज़्यादा आती है। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू फ्लोराइड आयन के केस में ज़्यादा आती है, सल्फाइड आयन के केस में कम आती है। क्लियर। तो इस ऑर्डर में कि कौन सा लिगेंड ज़्यादा डेल्टा नॉट प्रोड्यूस करता है, हमने एक ऑर्डर बनाया है लिगेंड्स का। क्लियर। फॉर द सेम मेटल आयन, क्लियर, फॉर द सेम मेटल आयन वाटर विल प्रोड्यूस ग्रेटर डेल्टा नॉट, ग्रेटर स्प्लिटिंग बिटवीन T2G एंड Eg एज कंपेरिजन टू आयोडाइड, एज कंपेरिजन टू क्लोराइड, एज कंपेरिजन टू फ्लोराइड। जितने भी इससे पीछे आते हैं उनके केस में जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो वाटर के केस में जो वैल्यू आएगी डेल्टा नॉट की उससे कम होगी। मतलब जो स्प्लिटिंग होगी टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, मतलब Eg और T2G में, ये जो स्प्लिटिंग, ये जो एनर्जी गैप होगा डेल्टा नॉट, वो उतना ही ज़्यादा होगा वाटर के लिए। जैसे मान लो वाटर के लिए, इन केस ऑफ वाटर, जब आप वाटर ले रहे हो उस केस में मान लो Eg और T2G के केस में गैप ये है। अगर वाटर एज अ लीगेंट है, मेटल मान लो हम Fe+3 आयन की बात कर रहे हैं, Fe+3 आयन के अराउंड अगर वाटर एज अ लीगेंट है तो Eg और T2G के केस में गैप इतना आ रहा है। और अगर मान लो फ्लोराइड आयन लिया एज अ लीगेंट, तो जो स्प्लिटिंग होगी Eg और T2G की, उसके केस में ये जो गैप है वो कम होगा, इसके केस में वो गैप ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके केस में जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है और इसके केस में फ्लोराइड आयन जो है वो वीक लीगेंड है। क्लियर। मेटल आयन दोनों के केस में मैं मान रहा हूँ कि Fe+3 आयन ही लिया है मैंने। क्लियर। सो इस ऑर्डर को, ये जो हमने ये इस ऑर्डर में जो लिखे हुए हैं लीगेंड्स, ठीक है, इस ऑर्डर को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेल्टा नॉट वैल्यू इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है, वाटर से ऊपर वाले जितने भी ये लीगेंड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स, इनकी वजह से पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग इज डन। ठीक है, इनकी वजह से पेयरिंग हो जाती है का मतलब क्या है कि इफ़ हमें पता लगाना हो कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो जो वाटर से अबव वाले लीगेंड हैं वो क्या करते हैं, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेयरिंग करवाने में पेयरिंग कैपेबल होते हैं। जो इनर 3D होता है उसमें अगर पेयरिंग से जगह बन रही होती है तो वो पेयरिंग करवा के जगह बना लेते हैं, जो वाटर से स्ट्रॉन्ग लीगेंड हैं वो वाले। और जो वाटर और वाटर से वीक लीगेंड जो हैं, ठीक है, वाटर से जो पीछे हैं लीगेंड, दे आर वीक लीगेंड्स, ये पेयरिंग नहीं करवा पाते। तो वाटर और जो इससे पीछे वाले अगर ये लीगेंड हुए तो आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और अगर ये लीगेंड हुए तो आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, क्योंकि दे आर गोइंग टू पेयर अप दी 3D इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और वो 3D में ही जगह ढूंढ लेंगे अगर उन्होंने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाना है। मतलब ये वाले अगर आपके पास ऐसा लीगेंड होंगे तो ये हमेशा D2sp3 बनाने में जाएंगे। क्लियर। और ये वाले लीगेंड जो हैं इनको ये पेयरिंग नहीं करवा पाते तो ये sp3d2 ही बनाते हैं। क्लियर। ठीक है, शर्त ये है कि ये ना हो कि डी अंदर वाले 3D जो हैं वो खुद ही खाली हों। अगर 3D खुद ही खाली है दो, तो उस केस में तो ये भी इनर ऑर्बिटल बनाएंगे D2sp3। क्लियर। खाली तो क्योंकि करवाना ही नहीं है, खाली तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग लीगेंड एंड वीक लीगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड किनको बोलते हैं, जो ज़्यादा डेल्टा नॉट वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, हाई डेल्टा नॉट वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। वीक लीगेंड किनको बोलते हैं, जो लो डेल्टा नॉट वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है फॉर दी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर हम इस ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, इस सीरीज़ के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे वो मेटालिक फॉर्म में चाहे वो आयनिक फॉर्म में, मतलब इस सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्लियर, उनके लिए फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ligands above water are strong ligands, means pairing will be done by those ligands. ओके, और एक डेल्टा नॉट यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट भी होता है फॉर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज डी क्यू,
dq is called as the differential of quantum. Okay, and what is meaning, बस आपको इतना याद रखना कि dq is smaller unit और 1 delta naught is equal to 10 dq. Okay, clear? This is how splitting is done in case of octahedral complexes. Now application part. This is the application of crystal field theory, CFT. This is the application part कि इसने कैसे अब समझाया. First application is explanation of properties of complexes. complexes की properties को कैसे इसने explain किया. First, high spin state and low spin states complexes कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो D1 D2 D3 होता है, क्लियर, जिसमें जो सेंटर पे मेटल पड़ा है या आयन पड़ा है, मेटालिक आयन, उसमें उसके डी में एक इलेक्ट्रॉन है या दो हैं या तीन है, तो इसके केस में ओनली वन पॉसिबल केस इज़ देयर. इसके केस में केस ही वन होता है. ठीक है. सो दैट इज़ टू फिल ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन T2G. तो इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में केस ही वन बनता है. इसको कैसे समझेंगे. जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, आपके पास टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम. मैं वनेडियम +2 वाले किसी कंपाउंड की बात करता हूँ, वनेडियम +2 कंपाउंड. ठीक है. सबसे पहले वनेडियम +2 कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. ठीक है. आर्गन 18. ठीक है. वैसे वनेडियम की कितनी होती है, आर्गन 18, 4s2, 3d3. बट मैंने क्या बोला, ऐसे नहीं लिखते टाइम हम कैसे लिखते हैं, 3d अंदर लिखते हैं और 4s को बाहर लिखते हैं. और जब वनेडियम +2 बनेगा, क्लियर, तो क्या रह जाएगा, ये 3d3. ठीक है. मतलब दिस इज 3d, 4s, 4p, ये 4d हो गया. ठीक है. अब 3d3 है, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है. क्लियर. और मान लो वनेडियम +2 के साथ 6 लिगेंड जुड़ने हैं. अब 6 लिगेंड जुड़ने हैं, चाहे ये लिगेंड स्ट्रांग हो, वेदर इट इज़ स्ट्रांग और वीक, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, इट डजेंट मैटर. क्यों, क्योंकि ये दो तो ऑलरेडी खाली हैं. क्लियर. तो इसके केस में चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रांग लिगेंड हो, उसमें D2 ही यूज़ हो जाएगा, अंदर वाला D, मतलब 3D के ऑर्बिटल ही यूज़ हो जाएंगे. क्लियर. तो 6 लिगेंड जो हैं वो ऐसे अटैच हो जाएंगे लाइक दिस. ठीक है. These 6 ligands are going to get attached with the metal ion, vanadium +2 ion. Okay, and they are going to show hybridization D2sp3. sp3d2 क्यों बनाएंगे, अगर अंदर वाला D ऑलरेडी खाली है, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो. ठीक है. अंदर वाला D ही यूज़ होने वाला है. ठीक. और चाहे D1 हो चाहे D2 हो चाहे D3 हो, इन तीनों के केस में एक ही पॉसिबल केस बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे. ओके. और सिमिलरली अगर D8 हो, D9 हो, D10 हो, इसके केस में भी एक ही पॉसिबल केस बनता है फॉर ऑक्टाहेड्रल. कैसे, अगर हम बात करें D8 की. ठीक है. D8 वाला कोई एग्जांपल लेते हैं, D8. ठीक है. लेट इट बी D10 वाला ले लेते हैं. चलो D10. Zn+2 का कोई कंपाउंड है, मान लो Zn+2 के अराउंड ये 6 वाटर के लिगेंड है, ये वाला कंपाउंड है. क्लियर. अब अगर हम बात करें Zn+2 की, तो Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18, 3d10, मतलब 3d10 लाइक दिस, 4s, 4p, 4d. ठीक. और मैं बोलता हूँ कि वाटर के केस में अगर चाहे वाटर हो, अगर आपके पास चाहे वाटर हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, अब जो 3D में जो 3D है, इसमें दो ऑर्बिटल खाली कैसे करवा सकता है, खाली नहीं करवा सकता.
2 ऑर्बिटल, क्योंकि पेयरिंग तो ऑलरेडी हुई पड़ी है, अब और कैसे खाली करवाएगा लिगेंड। क्लियर। तो इट मीन्स चाहे वीक लिगेंड आ जाए, जहाँ पे जिंक के साथ 6 जो लिगेंड जुड़े हैं चाहे वीक वाले जुड़े, वेदर दे आर वीक वेदर दे आर स्ट्रॉन्ग, द इनर डी ऑर्बिटल आर नॉट गोइंग टू गेट emptied because the d orbital is completely filled. There is no option available by which we can empty 3d orbitals. ओके, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया चाहे वीक लिगेंड आया, होगा क्या, आपके पास उन लिगेंड्स को, अगर 6 लिगेंड जोड़ने हैं आपने Zn+2 आयन के साथ, तो पहले 4s 4b और 4d, मतलब जो d है वो 4d वाला ही यूज़ होना है। ओके क्लियर। तो इसके केस में भी आपके पास D10 के केस में क्या है, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर D8 हो जाएगा, मान लो आपके पास D8 वाला कोई कंपाउंड है, कोई मेटल है जिसकी D8 कॉन्फ़िगरेशन है, अभी मेरे को कोई मेटल नहीं याद आ रहा जिसकी D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, तो D8 है, मतलब उसका जो 3D है 3D8 है, उसका जो 3D है उसमें आपके पास देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s 4p 4d। क्लियर। और उस मेटल ने 6 लिगेंड्स अटैच करवाने हैं अपने साथ, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल लेके चल रहे हैं। क्लियर। मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी आया तो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या कर सकता है, ये जो 2 पड़े हुए हैं अनपेयर्ड, इनकी पेयरिंग करवा देगा, तो भी तो एक ही ऑर्बिटल खाली मिलेगा उसको, तो भी अंदर वाला डी नहीं यूज़ होगा, तो भी अंदर वाला डी नहीं ना यूज़ होगा, क्योंकि 2 चाहिए डी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए या तो D2sp3 चाहिए होती है या तो sp3d2 चाहिए होती है, और डी में 2 चाहिए होते हैं, और जो जो 2 लेने हैं डी के, वो दोनों या तो 3d से लेने हैं या तो 4d से लेने हैं, तो पेयरिंग करवाने से भी एक ही खाली हो रहा है। तो उस टाइम भी क्या होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा चाहे वीक लिगेंड होगा, उनको जो डी यूज़ करना पड़ेगा वो 4d ही यूज़ करना पड़ेगा, यही वाले 2 यूज़ करने पड़ेंगे, बाहर वाले डी के ही, अंदर वाली पेयरिंग नहीं करवा पाएगा उस टाइम। तो वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग वेदर द लिगेंड इज वीक, D8 के केस में एक ही केस बन सकता है जिसमें ऑक्टाहेड्रल में जो डी यूज़ होगा वो बाहर वाला 4d ही यूज़ होगा। ओके, फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एज अ सेंट्रल एटम इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इट मीन्स उस टाइम सिर्फ यही वाली हाइब्रिडेशन ही पॉसिबल है, sp3d2, ये वाली कभी नहीं बन सकती। तो बस यही बताया हुआ है कि इन केस ऑफ D1 D2 और D3 ओनली वन पॉसिबिलिटी इज़ देयर, लो स्पिन हाई स्पिन वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनने हैं, आउटर बनने ही नहीं है, और इनके केस में आउटर ही बनने हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने ही नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो। बट इनके केस में अगर मेटल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D4 D5 D6 D7 हो, इस केस में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ओके क्लियर। अब इसको ध्यान से समझना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एंड वेयर इट इज़, ओके, so let me explain this. So wait, just wait a second. Okay, here it is. आपके पास अब आपके पास D4 के केस में कौन सी 2 पॉसिबिलिटी हैं, इधर क्या पॉसिबिलिटी है कि जैसे मैंने आपको पता है कि आफ्टर स्प्लिटिंग जो है लिगेंड की वजह से, स्प्लिटिंग की वजह से 2 एनर्जी लेवल जनरेट हो जाते हैं, Eg और T2G। T2G में कौन आता है, dxy dyz dzx, और Eg में कौन आता है, dx² माइनस वाई स्क्र एंड dz²। ये 2 ऑर्बिटल आते हैं इसमें और ये 3 आते हैं इसमें, और इनके बीच के जो एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं, डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। ठीक है। अब D4 के लिए कौन कौन से 2 केसेस हैं हमारे पास, D4 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। D4 के केस में ये हो सकता है कि जो T2G में 3 D हैं उन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाए, उसके बाद पेयरिंग होने के बजाय जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो, क्योंकि D4 में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, D4 का मतलब क्या है कि D में आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, जितने भी D ऑर्बिटल होंगे मेटल के उनमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो T2G
सिंगली ऑक्यूपाइड करवाने के बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में भरा जाए, दैट इज ईजी, क्लियर, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में ही, जो T2G ऑर्बिटल आपके पास है यहीं पे सिंगली ऑक्यूपाई करवाने के बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है जो हमने फिल करना है वो हायर एनर्जी में ना भर के क्या किया जाए, यहाँ पे ही पेयरिंग हो जाए, ऐसे, क्लियर। ये दो केसेस पॉसिबल हैं। तो अब इसके केस में ये होगा कि ये होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ये जो है ये इन दोनों के बीच में Eg, ये वाला गैप Eg और T2G के बीच में ये जो गैप है ये एनर्जी गैप कितना है, मींस अगर ये एनर्जी गैप ये वाला जिसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हाई हुआ, मतलब ये डिफरेंस इनके बीच में दोनों में एनर्जी गैप बहुत है, तो क्या होगा, मेटल बोलेगा कि मैं अपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन को इतनी हाई एनर्जी वाले Eg में फिल करने के बजाय अगर ये डेल्टा नॉट बहुत ज़्यादा हुआ मैं पेयर अप ही करवा देता हूँ, क्योंकि पेयरिंग के लिए भी एनर्जी लगती है, क्लियर। तो ये वाला केस होगा, ठीक है, समझे, मतलब कि आपने जब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करने की बारी आई वो Eg में फिल होगा कि T2G में ही पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कि Eg और T2G के केस में ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है ये कितना है, ये अगर गैप बहुत ज़्यादा हाई हो इसका मतलब क्या है कि Eg की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है T2G से, और जब Eg की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है T2G से तो क्या होगा, तो मेटल ये नहीं प्रेफर करेगा कि मैं इतनी हाई एनर्जी वाले में अपना इलेक्ट्रॉन डालूं, वो ये प्रेफर करेगा कि मैं पेयरिंग, हालांकि जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो पेयरिंग ये जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना होता है हमने ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी हाई लगती है, एनर्जी हाई, ठीक है, जिसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। बट अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हुआ, ये वाला डेल्टा नॉट गैप बहुत ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो फिल करना है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है इलेक्ट्रॉन फिल तो होना ही होना है इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा, फिर मेटल प्रेफर करेगा क्योंकि मेटल में 4 इलेक्ट्रॉन तो जाने हैं क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस टाइम मेटल क्या प्रेफर करता है कि मैं Eg हाई एनर्जी वाले जो कि इतना ज़्यादा हाई एनर्जी वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के बजाय मैं क्या करता हूँ या T2G में ही प्रेफर करवा देता हूँ, पेयर करवा देता हूँ। तो इट मीन्स ये केस कब होता है, जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो डेल्टा नॉट वैल्यू से कम हो, क्योंकि वो कम एनर्जी वाले केस को अडेप्ट करेगा, क्लियर। उस टाइम क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी T2G में ही, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। और अगर आपके पास ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा नॉट ये हुआ लेस देन पेयरिंग, मतलब पेयरिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी एज़ कम्पेरिजन टू जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसको इसमें डालने के, Eg में डालने के, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ रहा है अब नया, ठीक है, क्लियर, 3 तो फिल हो गए ईजिली, इनके केस में तो कोई दुविधा आई नहीं हमें, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, अगर आपके पास पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू डेल्टा नॉट जो इनके बीच में गैप है, तो होगा क्या, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो Eg में फिल होगा, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम T2G में पेयरिंग नहीं होगी, क्लियर। और T2G में पेयरिंग होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे T2G में पेयरिंग होने का मतलब है कि आपके पास, अब इसको समझो ऐसे, ठीक, यहाँ पे अभी आप यही मान लो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही हैं हम, तो अगर ऐसे ये वाला केस हो जाए, ठीक, तो इट मीन्स पेयरिंग अप हो गई तो ये दो इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल खाली रहेंगे, और अगर ये वाला केस माने तो इट मीन्स यहाँ पे जो डी के ऑर्बिटल हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, तो सिर्फ एक ऑर्बिटल खाली मिला। तो पेयरिंग किस में होती है, ठीक है, जिसमें T2G में पेयरिंग हो रही होती है, और T2G में पेयरिंग कब हो रही होती है, जब लिगेंड, जब ये डेल्टा नॉट जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या होता है मेटल फोर्थ इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाना प्रेफर करता है T2G में ही। और ये वाला कब होता है केस, जब आपके पास पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है डेल्टा नॉट से, तो पेयरिंग करवाने से अच्छा इलेक्ट्रॉन मेटल बोलता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी वाले Eg में भेज देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो डेल्टा नॉट है, ये जो गैप होता है Eg और T2G में, ये डेल्टा नॉट जो गैप होता है ये कौन डिसाइड करता है, ये लीगेंड की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है, जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा उतना ही ये गैप ज़्यादा होगा, उतना ही ये केस बनने के चांस ज़्यादा हैं, और जितना वीक लीगेंड होगा उतना ही ये केस बनने के चांस ज़्यादा हैं। इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड जो है वो पेयरिंग अप करवा देते हैं और वीक लीगेंड जो है वो पेयरिंग अप नहीं करवा पाते,
तो इस तरह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि कब पेयरिंग होनी है, कब पेयरिंग नहीं होनी। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे, क्लियर। इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर Eg, मीन्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी देयर। ठीक है, क्लियर। एंड इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी जो है वो सॉरी डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, इट मीन्स पेयरिंग एनर्जी इज लेस इन वैल्यू देन द डेल्टा नॉट। तो इलेक्ट्रॉन Eg में भेजने के बजाय T2J में ही, देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर T2G, मीन्स लो, यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, वेट 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 वेट, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आपके पास लो स्पिन नहीं, मीन्स हाई स्पिन, एंड इसके केस में मीन्स लो स्पिन। ठीक है, एंड डेल्टा नॉट वैल्यू जो है वो डिपेंड किस पे करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। सो दैट्स वाई हाई स्पिन बनेगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द strength of the ligand, because delta naught is depending upon the strength of ligand, or delta naught if less than pairing energy then the fourth electron will enter in Eg, and if delta naught is greater than pairing energy then the fourth electron will remain in the T2G and get paired up. At that time low spin complex will form,